एमडीएच मिर्ची धनिया हल्दी असली मसाले सच सच एमडीएच एमडीएच। नमस्कार, बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर है 5 की पंचायत। मैं हूं आपके साथ रीमा पराशर। एक बहुत बड़ा, हम कहेंगे उसको भीड़ या फिर उकसाना या फिर आग लगाना और या फिर देश में ऐसा माहौल पैदा करने की कोशिश करना कि बस एक दूसरे से लड़ाई चलती रहे और राजनीतिक रोटियां सेकी जाती रहे। कुछ ऐसा ही उत्तर प्रदेश में संभल में जो तस्वीरें आई हैं बेहद ही दर्दनाक और खौफनाक भी हैं, क्योंकि ये समझ नहीं आ रहा है, अदालत का फैसला आता है, सर्वे होता है, एक दिन सब ठीक, दूसरे दिन सब ठीक, अचानक से चौथे दिन ऐसा क्या हो जाता है, ऐसा क्या तूफान आ जाता है, ऐसे कैसे इतने लोग इकट्ठे हो जाते हैं और उनके हाथ में क्या होते हैं? खंजर, पत्थर, गोली, पिस्तौल और ऐसे ऐसे हथियार जो मैं और आप तो देख करके कांप ही जाएगी हमारी रूह, क्योंकि हमने तो कभी वो देखे ही नहीं है। लेकिन संभल में वो हथियार भी पाए गए हैं और वो हथियार पाए गए, पुलिस के ऊपर पथराव किया गया, गोलियां चलाई गई, पुलिस के साथ ऐसे बर्ताव किया गया जैसे वो पुलिसकर्मी नहीं बल्कि कोई आतंकवादी हो। पुलिस जिसको सुरक्षा का जिम्मा दिया जाता है, जो वहां पर पहुंची सुरक्षा देने के लिए, जो वहां पर पहुंची कि कोई भी अप्रिय घटना ना हो, लेकिन पुलिस को देखते के साथ ही भीड़ इतनी उग्र हो जाती है कि अचानक से सब कुछ तबाह हो जाता है और संभल को जला दिया जाता है। अब इसमें टाइमलाइन देखिए, मैं आपको बिल्कुल वो फैक्ट बता रही हूं जिसकी वजह से आज मैं और आप इस मुद्दे पर देख करके, इस खौफ को देख करके चर्चा करने पर मजबूर हो गए हैं कि नकाब पोश लोग, किसी के भी चेहरे दिखाई नहीं दे रहे हैं, नकाब में हैं लोग, और इतनी बड़ी संख्या में संभल में वो लोग आए कहां से रातों रात, और इतनी बड़ी प्लानिंग, इतने सारे छतों पर पत्थर और ईंटें। और गौर करने वाली बात यह है कि आज जब संभल में जाकर देखा जा रहा है ना, कल की घटना के बाद आज जिसमें 4 लोगों की मौत भी हो गई, पुलिसकर्मी फ्रैक्चर हो गए, उनके हाथ पैर, गोलियां लगी हैं उनको, घायल पुलिसकर्मी, छोटे से लेकर बड़े अधिकारी तक घायल हैं, अस्पताल में इलाज चल रहा है। लेकिन इस सब में उकसाने के लिए आखिर कौन जिम्मेवार है? महिलाएं भी पीछे नहीं थी, महिलाओं ने भी छत पर खड़े हो होकर पुलिस कर्मियों पर पत्थर बरसाए, ईंटें बरसाई, और आज स्थिति यह है कि वो सब गायब हो गए संभल से, अपने घरों पर ताले लगा लगाकर। अब किस बात का डर था कि क्या पुलिस जब सीसीटीवी देखेगी, जब फुटेज देखेगी, जब वीडियो देखेगी और आप सबके चेहरे बेनकाब होंगे तो आपको पकड़ा जाएगा। तो इसीलिए रातों रात बोरिया बिस्तरा बांधा और चले गए वहां से लोग। तो आज संभल की स्थिति ये है। तो जरा हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 2 अहम बातें और 2 अहम सवाल इस पर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं कि क्या समाजवादी पार्टी के छोटे नेता यानी वहां के लोकल विधायक और उनके बेटे, और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के ही मौजूदा सांसद, उन दोनों के बीच की आपसी रंजिश ने अपने ही लोगों के ऊपर दंगा भड़का दिया, उनकी मौत हो गई। तो ये आपसी रंजिश का मामला है क्या? और दूसरा सवाल ये खड़ा होता है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार होते हैं, भारत में जब एक मिश्रा की मौत हो जाती है, उसके ऊपर बर्बरता अपनाई जाती है, या तमाम ऐसी घटनाएं होती हैं, तब एक ट्वीट सामने नहीं आता, किसी की आंख में आंसू नहीं आता, आतंकवादियों को जी कहा जाता है। लेकिन आज पहले दिन ही सांसद बनते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा का जो ट्वीट सामने आता है, वो संभल के लिए उनकी आंख में आंसू दिखाई देते हैं। राहुल गांधी भी चूकते नहीं हैं और वो भी संभल पर ट्वीट करते हैं। तो ये तमाम जो कांग्रेस के लोग हैं, इनको सिर्फ दर्द संभल का क्यों दिखता है और इनको दर्द पुलिस वालों का क्यों नहीं दिखता? इस पर भी जरा आज सवाल खड़े करने की और जवाब लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले वो तस्वीरें और वो बयान जिनकी वजह से इस सब चीजों का पर्दाफाश हुआ है, जरा देखिए। जियाउर रहमान बर्क और सोहेल इकबाल नामक ये 2 नामजद अभियुक्त हैं जिनको उन्होंने अभियुक्त बनाया है। उनके द्वारा बताया गया है कि भीड़ को इन लोगों ने भड़का के
बलवे का रूप दिया। उनको बताया गया था कि आप इस तरीके के भाषण ना दें, इनसे बाज आएं, लेकिन उन्होंने उसके बाद भी भीड़ को उकसाने के लिए और जामा मस्जिद की हिफाजत, कोर्ट एंड अनकोर्ट, इस स्टेटमेंट के साथ में लोगों को मोबिलाइज करने का प्रयास किया। उसी मोबिलाइजेशन का कारण था कि जो कल जो आपने भीड़ देखी, एकाएक 8:45 पे लोग इकट्ठे हुए और उन लोगों ने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया, जिसमें 15 पुलिसकर्मी जो है वो घायल हुए थे और 4 अधिकारी जो है उसमें घायल हुए थे। दुखद है कि नईम जैसे नौजवान की जान चली गई, बिलाल की जान गई है, रोमान की जान गई है, कैफ, अयान, और इसमें से कुछ कम उम्र के भी हैं और पुलिस की गोली से गई है। आप लोगों पे सब वीडियोस हैं, आप लोगों पे जगह जगह से वीडियोस मिले हैं, कवरेज है पूरा का पूरा कराया गया ये दंगा है। और किसने कराया? सरकार ने कराया। सैकड़ों की संख्या में है जो बलवाई हैं, दंगाई हैं, उन सभी को आइडेंटिफाई किया जा रहा है और 100% लोगों को जेल भेजा जाएगा, उन पर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि उन्होंने बलवा कराने का प्रयास किया था। अपने ही लोगों के ऊपर पत्थरबाजी की, गोली चलाई और हथियार का जो प्रयोग कर रहे थे। एसडीएम संभल और सीओ संभल की साजिश से हुआ है। भीड़ इसलिए नहीं मानी कि भीड़ ये समझ रही थी कि अंदर खुदाई चल रही है, अंदर खुदाई चल रही है। उन्हें कोई समझाने वाला नहीं था। मैंने ही अनाउंस करके उनसे शांति बनाए रखने की अपील की है। हम ये मांग करते हैं कि जिन लोगों ने गोली चलाई है, जिनके लिए जिम्मेदार वहाँ के डीएम एसपी हैं, इन पे हत्या का मुकदमा कायम होना चाहिए। न्यायपालिका के आधार पर वहाँ पर सर्वे चल रहा था। जो भी घटना हुई है वो दुखद है और पूरी घटना की जांच होगी और निष्पक्ष कार्रवाई होगी। प्रशासन अपनी नाकामी छुपाने के लिए विपक्ष के नेताओं पे मुकदमे दर्ज करके सोच रहा है कि नाकामी छुप जाएगी। ये पूरी तरह से प्रशासनिक तौर पर किया गया पूरा षड्यंत्र है। ये संभल को बांग्लादेश बनाना चाहते हैं और अब तो साफ हो गया है, पुलिस की गोली से नहीं मरी पोस्टमार्टम में, ये तो उन्हीं की गोली से मरी है, उपद्रवियों की गोली से। इसके लिए जिम्मेदार अगर है तो वहाँ का सांसद जिम्मेदार है, उस विधायक का बेटा जिम्मेदार है, वहाँ के कट्टरपंथी जिम्मेदार है। और ये अब देश बर्दाश्त नहीं करेगा जिस ढंग से हमारे अस्तित्व पे खतरा पैदा हो गया। संविधान तो संभल के अंदर चल रहा है, देख तो रहे संविधान कैसे चल रहा है, कैसे धज्जियां उड़ाई जा रही हैं संविधान की। संभल के अंदर जो कुछ हो रहा है तो सारा देश देख रहा है ना क्या हो रहा है। कोई कानून व्यवस्था को चुनौती दे, पथराव हो प्रशासन पे, पुलिस पे, तो आत्मरक्षा के लिए करेगा। ये एक प्री प्लान घटना है और अफसोस की बात यह है कि इसमें खास तौर से मुस्लिम समाज के लोगों को जो टारगेट कर करके काम किया जा रहा है इस प्रदेश और देश के अंदर, इससे ज़्यादा बुरा हाल शायद आज़ादी के बाद में कभी नहीं हुआ होगा। जो न्यायालय का आदेश है वो सभी जाति धर्म के लोगों को भारतवर्ष में पालन करना होता है, उसको पालन करें। तो सांसद संभल के जियाउर रहमान बौक, उनकी आपने बाइट सुनी, बयान सुना, दो बातें उन्होंने कही हैं। ये प्री प्लान्ड घटना थी और दूसरा कि सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लोगों को ही टारगेट किया जा रहा है। अब इसको भड़काऊ नहीं कहेंगे, प्री प्लान्ड थी, ये तो समझ में आ ही रहा है ना। ये तो सारी चीजें हम भी खुलासा कर रहे हैं और सभी लोग सबूतों के साथ खुलासा कर रहे हैं, लेकिन मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। भाई इसमें 3 सवाल और खड़े हो जाते हैं, वो तो मैं आपको टाइमलाइन पूरी दिखाऊंगी, लेकिन इसमें 2-3 नाम ऐसे हैं जिस पर हम जरा पूछ लें आज सवाल कि वो जो सांसद हैं वो कह रहे हैं मैं तो वहाँ पे मौजूद ही नहीं था। तो भाई मौजूद नहीं थे, खुद चले गए थे, तो उनके परिवार के लोग कहाँ थे? भीड़ को उकसा करके चले गए बाहर। उनके भाई भतीजे क्यों नहीं दिखाई दिए? वो तो लोकल मौजूदा सांसद है ना, कहाँ थे उनके परिवार के लोग? एक भी नहीं दिखाई दिया। यानी बच्चों को, महिलाओं को आगे कर दिया गया, युवाओं को आगे कर दिया गया, लेकिन अपने परिवार को बचा कर रखा गया। दूसरी तरफ मौलाना सज्जाद नुमानी, वो भड़काऊ बयान देने के लिए जाने वाले, क्या उनके परिवार का कोई सदस्य दिखाई दिया? उनके कोई चेले दिखाई दिए? नहीं दिखाई दिए। तीसरा सवाल, मोहम्मद आजम खान, एक चर्चित चेहरे, क्या उनके परिवार का कोई सदस्य था? क्या ओवैसी साहब के परिवार का कोई सदस्य था क्या? नहीं था ना। क्यों नहीं था भाई? सिर्फ भड़काऊ बयान देने हैं,
ये दिखाना है कि मुस्लिम संप्रदाय, समुदाय, धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन जब भीड़ के साथ खड़ा होना होता है, उन लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाना होता है, तब तो कोई नजर नहीं आता। मैं जरा आपको इतिहास ही दिखा देती हूँ, क्योंकि मुंह जुबानी क्या बोले, जो कहा जा रहा है ना कि एक ही धर्म को टारगेट किया जा रहा है। यहाँ जरा आप ये टाइमलाइन देखिए इस ग्राफिक के जरिए कि कैसे पुलिस को टारगेट किया जाता है। तो पहला सवाल खड़ा होता है, जरा दिखाइए ग्राफिक्स, किस तरीके से मुस्लिम भीड़ द्वारा पुलिस कर्मियों पर हमलों का इतिहास रहा है। पहला, जामा मस्जिद 24 नवंबर 2024 मदरसा सर्वेक्षण करने गई टीम पर हमला। 14 मई 2024 स्थान अहमदाबाद, विवाद गुजरात में अवैध मदरसा सर्वेक्षण, मुस्लिम भीड़ द्वारा पुलिस पर हमला किया गया। इसी तरह से हल्द्वानी हिंसा में पुलिस वालों पर जानलेवा हमला हुआ। डेट के साथ मैं आपको बता रही हूं, 8 फरवरी 2024 स्थान क्या था, हल्द्वानी। विवाद उत्तराखंड में सरकारी भूमि पर अवैध मदरसे और मस्जिद का। इस्लामी भीड़ के हमले में 3 पुलिसकर्मी यहां पर घायल हो गए थे। इसी तरह से 28 सितंबर, ये आप एक एक करके जरा जल्दी से ग्राफिक्स चलाइए। मदरसा सर्वेक्षण करने गई टीम पर हमला। 14 मई 2024 स्थान अहमदाबाद गुजरात, विवाद अवैध मदरसा सर्वेक्षण, मुस्लिम भीड़ द्वारा पुलिस पर हमला। हल्द्वानी हिंसा में पुलिस वालों पर हमला, जानलेवा हमला 8 फरवरी 2024, ये पूरी टाइमलाइन दिख रही है। यहां पर भी स्थान क्या था, हल्द्वानी। विवाद क्या था, सरकारी भूमि पर अवैध मदरसा और मस्जिद बनाने को लेकर था। तो ये जो एक और इस्लामी भीड़ के हमले में 3 पुलिसकर्मी घायल हो जाते हैं 28 सितंबर 2024 स्थान ओडिशा। इंटरनेट मीडिया पर एक मामला चलता है उसको लेकर। यति नरसिंहानंद गिरी का सिर कलम करने की धमकी पहले दी गई और फिर पुलिस बल पर हमला 4 अक्टूबर। गाजियाबाद में, ये भी उत्तर प्रदेश, यहां पर नरसिंहानंद गिरी पर ईश निंदा का आरोप था। उनके बयान की सभी ने निंदा की, लेकिन इसके बदले में पुलिस कर्मियों पर हमला। फिर बुरके में महिलाओं ने जब पत्थर चलाए और फाड़ डाली पुलिस की वर्दी, 12 अगस्त 2024। यह भी सहारनपुर उत्तर प्रदेश में नशा तस्कर जावेद की जब गिरफ्तारी हुई उसको लेकर, तो भीड़ ने थाने पर हमला कर दिया, 2 पुलिस वालों को घायल कर दिया। 12 अगस्त 2024 छतरपुर मध्य प्रदेश में रामगिरी महाराज के विवादित बयान को लेकर ट्रक में पत्थर लेकर पुलिसकर्मियों पर लाठी डंडे बरसाए, 16 जून 2024। ये भी जूनागढ़ गुजरात का मामला है। अपराधी नोमान को पकड़ने के लिए जब पुलिस गई, पथराव किया गया मथुरा उत्तर प्रदेश में 18 मई 2022। तो ये 22 से लेकर 24 तक। जुनैद की मौत के बाद भीड़ ने पुलिस पर हमला किया। 12 जून 2021 हरियाणा मेवात में पुलिस की कस्टडी में एक मौत का मामला सामने आया था और उसके बाद ये तमाम चीजें हुई। तो एक एक करके हमने आपको बताया कि कैसे पुलिस कर्मियों को निशाना बनाया जाता है, पुलिस काम करने जाती है, पुलिस दंगे रोकने जाती है, पुलिस अपराधियों को पकड़ने जाती है, अवैध अतिक्रमण को रोकने जाती है और निशाने पर पुलिस ही पुलिस होती है। और उसके बाद ये कहा जाता है कि एक धर्म को टारगेट किया जा रहा है। अब आप ही तय कीजिए कि क्या सच है, पुलिसकर्मी या फिर कि ये आरोप। चलिए जरा आप खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उन्हीं के साथ हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए आलोक अवस्थी जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के मौजूद हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी मौजूद हैं। काफ़ी समय बाद आज हमारे साथ उन्होंने शिरकत की है। हमारे साथ अजय वर्मा जी मौजूद है, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। निशा चौधरी जी हमारे साथ RLD की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और साथ ही हमारे साथ आदिल हसन जी हैं जो कि प्रवक्ता हैं AIMIM के। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, 315 बोर की गोली लगी जिससे जान गई। पुलिस के पास होती है 9 mm की हथियार, उससे मौत नहीं हुई। इस खुलासे से क्या खुलासा होता है? देखिए, समझना पड़ेगा कि ये दुर्घटना क्यों घटी और ये दुर्घटना घटने के पीछे कौन कौन लोग, वहां से बात को शुरू करना पड़ा। जब शाही मस्जिद की एक बार जांच हो चुकी थी तो दोबारा जांच करने की क्या आवश्यकता पड़ी, इसके पीछे क्या कारण था? वहां पर जांच हो चुकी थी, स्थानीय लोगों ने वहां पर पूरा सहयोग का काम करा, कोर्ट में उसकी वो जांच रिपोर्ट जमा होनी थी। तो क्या जरूरत थी कि 23 तारीख को आदेश दिया गया कि सर्वे दोबारा होगा? यह आदेश किसने दिया और इसके पीछे क्या कारण? जो कारण हमें समझ में आता है कि जो वोट की लूट हुई है उसको छुपाने के लिए, उस पर कोई चर्चा ना हो, ये सरकार के द्वारा, वहां के जिलाधिकारी के द्वारा, वहां के पुलिस अधीक्षक संबल के द्वारा
एक प्री प्लान एक योजना को अमली जामा पहनाया गया और जिसके फलस्वरूप ये 5 जो मौसूम मौतें हुई। और मुझे लगता है ये सरकार जिस प्रकार मणिपुर को देखा है उसी प्रकार अब संभल को बनाना चाहती है हमें। और जो हमारे सांसद, वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, जो सांसद वहां थे भी नहीं बंगलौर, उन पर एफआईआर करके सरकार क्या दिशा देना चाहती है। सरकार जो संवैधानिक पद पर लोग हैं उनको भी अपनी बात रखने का अधिकार नहीं देना चाहती। क्या चाहती है कि सरकार वो डरे, वो छुपे, वो क्या चाहती है सरकार? आज पूरा प्रदेश और देश जानता है कि इसके जलने के पीछे कौन लोग। भुवन भास्कर जी, 2 चीजें आपने बोली। एक कि दोबारा सर्वे क्यों हुआ, तो क्या दोबारा सर्वे अगर होगा और पहली बार सर्वे पूरा नहीं हुआ, दोबारा सर्वे होगा तो क्या पत्थर मारे जाएंगे, डंडे बरसाए जाएंगे, गोलियां चलाई जाएंगी? और ये खंजर कहाँ से आ जाते हैं घरों में, दोनों तरफ से 2 मुही धार वाले खंजर? ईंटें छत पे कहाँ से आ जाती हैं? ये भी पुलिस रखती है क्या जाकर? वीडियो देख रहे हैं ना आप सामने सबके। रीमा जी, जिस बात को मैंने कहा है, मैंने कहा 23 तारीख को ये किसने आदेश दे दिया? कोर्ट में तो जमा होना था कि सर्वे की रिपोर्ट जमा होनी थी। 23 को किसका आदेश था कि सर्वे दोबारा होगा? और क्यों 24 तारीख का ही चयन करा गया कि 24 तारीख को होगा करके? 24 को क्या था? 24 को सरकार ना तो शुक्रवार था, ना जुमे की नमाज थी। क्यों 24 तारीख क्या था? सुन लो क्या था। 23 तारीख को आपको पता है पूरे प्रदेश का परिणाम आया उपचुनाव का। 24 तारीख को उसमें उपचुनाव में जो वोट की लूट हुई है, प्रशासन के द्वारा सरकार ने करवाई है, उस लूट पर कोई चर्चा ना हो ताकि एक नई बात वहां पर पैदा करी जा सके। ये निश्चित तौर पे सुनियोजित षड्यंत्र था ताकि 24 में पूरे देश में चर्चा होनी थी जो वोट की लूट हुई है। 23 तारीख को पूरे देश में चर्चा हो चुकी थी। भुवन भास्कर जी, चर्चा करने के लिए क्या यूपी सरकार को अपने ही प्रदेश में अपने ही पुलिस वालों के खिलाफ में केस बनाना था क्या? ऐसा भी होता है? एक तो रहे मणिपुर को देश देख पा रहा है, वहां सरकार आप बहुत हास्यास्पद सा बयान दे रहे हैं। मैं आलोक अवस्थी जी को जरा डिबेट में लाना चाहूंगी। आलोक अवस्थी जी, क्या आप डिबेट से भाग रहे थे कि भाई आपकी जीत हो गई, अब इस पर चर्चा होगी, एनालिसिस होगा, तमाम बातें निकल के आएंगी और इसीलिए आपने अपने ही प्रदेश में संभल को जला दिया? ऐसा होता है? देखिए रीमा जी, यह बहुत हास्यास्पद बात प्रोफेसर जोशी कह रहे हैं। पहली बात तो योगी जी की सरकार का ये यूएसपी रहा है कि हमने प्रदेश के अंदर दंगा एक भी नहीं दी। 2024 में इनकी जो क्षणिक जीत हुई झूठ के आवरण में, उसके बाद लोगों की हिम्मत बढ़ी तो आपने देखा बहराइच के अंदर दंगा करने का प्रयास किया कि एक बालक की हत्या होगी। उसके बाद 9 जो विधानसभा के उपचुनाव हो रहे, समाजवादी पार्टी को मुंह की खानी पड़ी। मुस्लिम वोटरों ने समाजवादी पार्टी से मुंह मोड़ा। कुंदरकी की सीट जहां पर 65% मुसलमान है और 58% पोलिंग हुई है, वहां पे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी 1,44,000 वोट से अधिक से जीता। यह समाजवादी पार्टी को हजम नहीं हुआ कि मुसलमानों ने वोट भारतीय जनता पार्टी को कैसे दी। षड्यंत्र करके वहां के सांसद संभल के और वहां के विधायक और उनके बेटे ने षड्यंत्र करके इस तरह का जो वहां पर जो है दंगा करने का प्रयास किया, जिसकी परिणति ये हुई कि कुछ लोगों की असामयिक मौत का सामना करना पड़ा। ये एक बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं आलोक अवस्थी जी। भुवन भास्कर जोशी जी, भुवन भास्कर जोशी जी, क्या समाजवादी पार्टी ने, क्योंकि मुसलमानों ने उसको नकार दिया और बीजेपी को अपना लिया, इसका बदला लेने के लिए आपके लोकल विधायक के बेटे और आपके सांसद ने कोई साजिश रची? क्या ये सच है? क्या आप इस गुस्से में आ गए कि मुसलमानों ने आपकी पार्टी को क्यों ना चुनकर बीजेपी को चुना? क्या ये बदले की राजनीति थी? रीमा जी, जहां से मैंने शुरुआत करी थी उसका जवाब से मैंने शुरुआत करी थी, जो प्रश्न अब आप कर रही हैं। मैंने कहा था कि रीमा जी, यहां पर क्या जरूरत थी कि 24-23 तारीख को किसके आदेश के बाद सर्वे हुआ? किसका आदेश था कि दोबारा सर्वे होगा? जब रिपोर्ट जमा हो, एक मिनट, लेट मी कंप्लीट सर, मैं बीच में आपको इंटरप्ट नहीं करता, मैं इस तरह की बहस नहीं। मैं आपके समय में आप बोलेंगे, मेरे समय में इस तरह बहस होगा। 23 तारीख को आदेश किया गया कि 24 तारीख को वहां पर दोबारा सर्वे होगा। जब सर्वे हो चुका है, स्थानीय प्रशासन ने, स्थानीय लोगों ने वहां पर पूरा सहयोग करने का काम करा,
तो क्या सरकार को इतनी जल्दबाजी थी कि 23 तारीख की रात को आदेश दे दिया? मेरा यही सवाल था प्रोफेसर भुवन भास्कर, क्या 23 तारीख के नतीजों से समाजवादी पार्टी के नेता इतने बौखला गए कि 24 तारीख को ऐसा अंजाम दिया गया? 23 तारीख की रात को प्लान हुआ ना सब कुछ। पत्थर कहां से आए, खंजर कहां से आए, दो मुही तलवारें कहां से आई, ईंटें कहां से आई, ये सब रात को हुआ होगा। मैं रीमा जी से जोड़ना चाहता हूँ दो बातें। एक सेकंड जरा सर, मेरे से क्वेश्चन है, आपने वेट कर लो, कैसे क्या जारी हो। ठीक है, जवाब सुनिए, अब जवाब सुनिए। आलोक अवस्थी, देखिए रीमा जी, वहां पर पूरी साजिश की गई है। बलवाइयों को सुनियोजित प्लानिंग करके वहां पर पत्थरों को इकट्ठा करने का मौका मिला। छतों के ऊपर जो है पत्थर कैसे इकट्ठा हुए, पेट्रोल की शीशियों में। अरे जोशी जी, अभी तो सभ्यता सिखा रहे थे, अब क्या हो गया आपको? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे समय में बोल रहे हैं, मेरे समय में बोल रहे हैं। नाम लिया रीमा जी ने, मेरा आपके समय में नहीं बोल रहे, आपने बोल लिया। मैंने उनसे सवाल किया है, अवस्थी जी से ही सवाल था मेरा। 1 मिनट रुकिए जोशी जी, आ रही हूँ आपके पास। इतना अधीर मत होइए जोशी जी, आप तो सभ्यता से डिबेट करते हैं। पूछना चाह रहा हूँ कि पेट्रोल की शीशियों में पेट्रोल भर करके कैसे वहां पे लाया गया और बाइक्स को और पुलिस वालों के वाहनों को जो फूका गया, क्या ये अचानक हो गया? और अगर कोर्ट के आदेश से वहां पर कोई टीम जा रही है तो क्या वो बलवा करने का उसमें परमिशन है? आप किसी को भी दंगा करके मार देंगे और जो है वहां पर जो है आग लगा देंगे? कितनी भयंकर पत्थरबाजी हुई है, वहां पे कंट्रोल से बाहर थी। पुलिस को आंसू गैस के गोले चलाने पड़े, पुलिस को रबर की बुलेट चलानी पड़ी, पुलिस को वहां पर लाठी चार्ज करना पड़ा। उसके बाद भी भीड़ की गोलाबारी में जो है लोग मारे गए, पब्लिक बोर्ड से लोग मारे गए, पुलिस की तो गोली भी नहीं चलाई है उसके बाद। लेकिन हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जो हौसले आपके बुलंद हुए थे जून 2024 में, ये भीड़ को आप जो है कुचलना जानते हैं। हम कानून का पाठ पढ़ाएंगे और कानून की जद में जो भी व्यक्ति आएगा, सबकी वीडियोग्राफी है, ड्रोन से फोटो ली गई है, किसी को छोड़ेंगे नहीं, सबको पकड़ के लाएंगे। अखिलेश यादव की जरूरत पड़ी तो अखिलेश यादव से पूछा जाएगा कि आपका तो हाथ नहीं था कि इन भीड़ को उकसाने में? आपके सांसदों ने और आपके विधायकों ने जो है वहां पर भीड़ को उकसाया, किसके कहने पर उकसाया? इसका जवाब अखिलेश यादव को भी देना पड़ेगा। तो भुवन जोशी जी, प्रदेश का माहौल बिगाड़ने का प्रयास मत करिए। प्रदेश कानून के राज में चल रहा है, शांति व्यवस्था है, हिंदू मुस्लिम सौहार्द है, लेकिन यह समाजवादी पार्टी को सहन नहीं हो पा रहा कि ये परिणाम उसके खिलाफ कैसे चले गए। ठीक है, क्विक रिएक्शन भुवन भास्कर जी, फिर आदिल जी का रुख करूंगी। देखिए, 23 तारीख को जो आदेश है वो किसने दिया? कौन हुक्मरान है जिसने आदेश दिया कि 24 को दोबारा सर्वे होगा? क्या जल्दबाजी है 24 तारीख को सर्वे करके कि पूरे देश में जो वोटों की लूट हुई है, बंदूक के दम पर जो चुनाव लड़ा गया है, उस चुनाव को पूरे देश और विश्व में चर्चा ना हो? अरे जोशी जी, अगर लूट होती ना तो आप करार नहीं जीत पाते। अगर लूट होती है ना तो आप नहीं जीत पाते। क्या तरीका है? एक सेकेंड जो है जिस तरह ऐसा, एक मिनट, अपनी बारी में बोलेंगे भाई। सुनिए, आप सुनिए जोशी जी सुनिए, अपनी बारी में बोलेंगे, लेकिन सुनिए, काउंटर सवाल था एक। मैं सिर्फ ये जानना चाह रही थी, ये जो आपने तमाम बातें कही हैं, ये तभी कहा जाता है जब आप अपडेटेड होकर शो में नहीं आते हैं, और सारे बयान, सारे अपडेट्स लेकर जब आप शो में नहीं आते हो, तब आप ऐसी बातें करते हो। आपने शायद सुना ही नहीं, आपने सुना ही नहीं। सुनिए, जामा मस्जिद, उसके जो इमाम है, जो वकील है, जिनको पुलिस ने हिरासत में लिया है, उनका भड़काऊ बयान क्या था 23 तारीख को? सुनिए, कई वकालत कर रहे हैं, हमारे पढ़ाई छात्र वकालत कर रहे हैं। ये बात मत सिखाइए, हम पढ़ने लिखने वाले लोग नहीं है, ये देश में इस तरह नहीं चल पाएगा। ये पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, तैयारी करके बैठता हूँ, स्टडी करके बैठता हूँ, ये आरोप नहीं लगाएंगे आप। ये आपका चैनल है, लेकिन ये आरोप भी लगाएंगे। हमारे पढ़ाए हुए बालक वकालत करते हैं। आपको आपकी जानकारी बढ़ा दूं मैं थोड़ा सा, मैं वकालत करने से वकीलों की सुनी भी जाती है। सुनिए, क्या आपने आप तैयारी करके सुनिए, अब 1 मिनट रुकिए ना, जामा मस्जिद के वकील, 1 मिनट रुकिए, अब सुनिए 1 मिनट, ये बात मैंने क्यों कही वो सुनिए। जामा मस्जिद के वकील शाही इमाम, उन्होंने एक बयान दिया है, गिरफ्तारी हुई है उनकी। क्या बयान दिया पता है आपको? क्या बयान दिया है? जिस विषय पे आज आपने चर्चा चलाई है, मैं आपको उस विषय पे बताना चाहता हूँ। उसी विषय पर ला रही हूँ, आपको वापस लेके आ रही हूँ।
उन्होंने ये इल्जाम लगाया है कि जब मस्जिद में सर्वे हो रहा था और वहां पर खुदाई की जाने लगी और पानी को बंद करना पड़ा तो भीड़ उग्र हो गई। किसी ने, पता नहीं किसने, किसी ने भीड़ को बताया कि शायद पानी बंद कर दिया जाएगा। इसी बात पर आगजनी शुरू हो गई, इसीलिए उनको गिरफ्तार किया गया है। ये बात पता थी क्या? आपके चैनल में उनका पूरा बयान इससे पहले चला है रीमा जी। मैं वही तो कह रही हूँ। तो उनको किसने, वो एक आदमी कौन था जिसने जाकर भीड़ को ये बात बताई कि ऐसा हो रहा है अंदर, और उसके बाद भीड़ ने पत्थर मारने शुरू कर दिए? कौन था वो आदमी? उन्होंने जो कहा वो भी मैं पूरे देश ने सुना है। उन्होंने ये कहने का काम करा है कि लोगों को ये लगा कि खुदाई हो रही है। कैसे लगा? कैसे लगा लोगों को? ये तो लोगों को लगा जब कैसे लगता है लोगों को? अपने आप पता चल जाता है क्या जब तक उनको नहीं बताया जाएगा? उनको कैसे पता अंदर क्या हो रहा है? उनके बयान को जो मैंने सुन पाया, मैं आपको वही पूछ रही हूँ, वो कौन शख्स था जिसने भीड़ को उकसाया और बताया अंदर क्या हो रहा है? वो कौन लोग थे जिनका ये आदेश? उनको मत डिफेंड कीजिए भुवन भास्कर जी, वो दरिंदे हैं, वो दंगाई हैं, उनको मत डिफेंड कीजिए जिन्होंने लोगों के साथ ऐसा किया, मासूम लोगों के साथ। अब रुकिए, आदिल हसन जी, आदिल हसन जी, भड़काऊ बयान, वोट जिहाद, ये मुद्दा महाराष्ट्र में भी दिखा। आदिल हसन जी, मेरे ख्याल से कि आप भी इसके साथ में नहीं होंगे, इसी तरह दंगाइयों के साथ आप नहीं होंगे। तो वो जो एक शख्स जिसकी बात हो रही है, जिसने जाकर भीड़ को कुछ बताया और भीड़ उग्र हुई और आगजनी, पत्थरबाजी, खंजरबाजी, गोलीबारी शुरू हुई, उस शख्स की तो तलाश होनी चाहिए ना फिर। आदिल जी। मैम हबीब जालिब का एक शेर से शुरुआत करूंगा। तुमसे पहले भी जो सख्त तख्त पर नशी थे उसको भी खुदा होने का इतना ही गुरूर था। तो जो संबल के जो एसपी हैं कृष्ण कुमार बिश्नोई जी और डीएम साहब, उनको भी ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। इस देश ने डीजी बंजारा जो थे, जो सीनियर आईपीएस थे, वो भी जेल गए और बड़े बड़े आईजी और डीआईजी और डीजीपी भी जेल गए। तो गलतफहमी बिश्नोई साहब नहीं पाले कि वही सब खुदा हो गए। सरकार है, संविधान है, उनसे भी ऊपर है। और रीमा जी, आप ये डीडी न्यूज जो है, मैं इसीलिए इस चैनल को प्रीफर करता हूँ क्योंकि ये देश का चैनल है और ये चाहता हूं ये चैनल पूरे देश में तरक्की करे। मैंने बोलने दीजिए, सुनिए, बीच में बोलिएगा, मैं सुनने आपका मेरे जो बोलने बुलाइए तो मेरा बात सुन लीजिए अच्छे से। डीडी न्यूज को इसीलिए सम्मान देते हैं क्योंकि ये टैक्स पेयर के से चलता है और ये देश का चैनल है और इस सबकी इज्जत करना चाहिए। आपने जो शुरुआत में जो कहा इस्लामिक भीड़, मुस्लिम भीड़, ये किस तरीके से आप बोल रही है इस्लामिक भीड़? क्या आपका यही आपके चैनल है? यही आपका इस्लामिक भीड़ है? वो ये इस्लामिक राष्ट्र है भारत। आप अगर बीजेपी का प्रोपेगेंडा चलाती है तो मैडम मत बुलाइए, लेकिन इस्लामिक भीड़ और ये कभी नहीं सहेंगे आप। ये मेरे टैक्स पेयर का चैनल है, आपको तनख्वाह भी मिलती है तो हमारे टैक्स से तनख्वाह मिलती है। ये अंबानी और अदानी का चैनल नहीं है। एक मिनट रुकिए आलोक जी, बोलने दीजिए आलोक जी, बोलने दीजिए। एक मिनट आलोक जी, रुकिए। हमारी यात्रा में जो पत्थर फेंकने वाले कौन लोग थे? एक मिनट रुकिए आलोक जी, बीच में नहीं, बोलिए आदिल हसन, नेशनल चैनल में बैठ के बोलिए आदिल हसन जी। ये टैक्स पेयर का आपको तनख्वाह मिलती है तो हमारे टैक्स पहली बात मुझे सैलरी मिलती है मेरा काम करने पर, आपकी चटुकारिता करने पर सैलरी नहीं मिलती, मुझे मेरा काम करने पर सैलरी मिलती है। दूसरा सवाल, टैक्स पेयर्स के पैसों का ही यहाँ पर फर्ज अदा कर रहे हैं हम लोग कि टैक्स पेयर्स को सही बयान पता लगे, सही स्टोरी पता लगे, आप लोगों की तरह वन साइडेड स्टोरी ना पता लगे, यही हमारा कर्तव्य है बताने का। अगर आपको बहुत ज्यादा खराब लग रहा है, लग सकता है, लगना भी चाहिए आपको खराब, क्योंकि हम जिहाद की बात नहीं करते हैं बैठ करके, हम भाईचारे की बात करते हैं, हम भीड़ को नहीं उकसाते, हम भीड़ को शांत करते हैं, हम पुलिस के खिलाफ देश को नहीं लेकर जाते, हम देश की सेना और पुलिस का सम्मान करना सिखाते हैं, आपकी तरह उकसाना नहीं सिखाते। इस चीज का पैसा मिलता है हमें, इस चीज का पैसा नहीं मिलता है कि भीड़ को उकसाओ और उसके बाद घर जाके बैठ जाओ। बुलाया इसलिए आया हूं, दलाली मत कीजिए, दलाली मत कीजिए और मुझे मत सिखाइए, भीड़ की दलाली मत कीजिए। आप एक अच्छी पार्टी से आते हैं आदिल हसन, भीड़ की दलाली मत कीजिए, दंगाइयों के साथ मत खड़ा होइए। इस्लामिक जिहादी
दंगाइयों के साथ मत खड़े होइए, बहुत खराब मैसेज जाता है। दंगाइयों के साथ मत खड़े होइए आदिल हसन, आप जर्नलिस्ट हैं, जर्नलिस्ट बन के दंगाइयों के साथ मत खड़े होइए आदिल हसन जी। पुलिस और सेना का सम्मान करना सीखिए, पुलिस और सेना का सम्मान करना सीखिए। आलोक अवस्थी जवाब देंगे, चलिए म्यूट कीजिए इनको भाई। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि मुद्दों पे बात करने की इस्लामिक क्या बोल रही थी आपको इतना बड़ा मंच मिला, दूरदर्शन जैसा मंच मिला, क्या बात मिला तो? अरे सुनिए भाई, नरेंद्र मोदी आदिल हसन को इनकी कमेंट्री सुनने के लिए चैनल नहीं चल रहा। आप किसी के दादाजी की संपत्ति है? अरे तो आपके दादा की संपत्ति भी नहीं है, नहीं तो तुम्हारे बाबूजी की संपत्ति है जो चैनल पे इस्लामिक जिहादी बोलोगे। ये बीजेपी के बाप की संपत्ति है, ये बीजेपी का है चैनल। शर्मनाक लग रहा है आदिल हसन आपको सुनते हुए मुझे, जिस तरह की भाषा का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। इतनी उग्रता तभी होती है जब हम गलत के साथ खड़े होते हैं, इतनी उग्रता तभी होती है जब हम गलत के साथ खड़े होते हैं और गलत को गलत कह देते हैं, सच को सच दिखाना पड़ता है तो इतनी मिर्ची लग जाती है। समझ में आ रहा है आदिल हसन, लेकिन मुझे बिल्कुल भी आपके ऊपर दया नहीं आ रही, क्योंकि मुझे पता है आपका उग्र व्यवहार जो है वो उसी तरफ इशारा कर रहा है। मैं जरा ओके निशा चौधरी जी का रुख करना चाहूंगी। आलोक जी एक मिनट। निशा चौधरी जी। जी रीमा जी। हाँ, क्योंकि आप सहयोगी हैं और लगातार ये 23 तारीख 24 तारीख एक रात में जो सब कुछ हो जाता है उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। भुवन भास्कर जी ने भी वही सवाल खड़ा किए और साथ में यहाँ पर आदिल हसन तो खैर अलग ही लेवल पर पानी पीना पड़ रहा है उनको। अगर वो इतना नहीं चिल्लाते, इतने उग्र नहीं होते तो शायद आराम से बात कर पाते, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। हाँ निशा जी जवाब दीजिए, ये चल क्या रहा है उत्तर प्रदेश में? एक बात कहूंगी आदिल जी को, कृपया करके एक महिला से किस सम्मान से बात की जानी चाहिए, ये संस्कृति आपको जरूर आनी चाहिए। वो एक महिला है जो पत्रकार है। दूसरी बात, रीमा जी अभी आपने एक सवाल किया कि जो संभल में हो रहा है, अभी इन्होंने कहा कि इस्लामिक, पहले बताइए कि वहाँ की जनसंख्या, वहां जहां मस्जिद के पास की जनसंख्या, आप जाकर के सर्वे कराइए कहाँ के लोग रह रहे हैं। दूसरी बात, जब सर्वे करने गए हैं, कोर्ट के आदेश हैं, कोर्ट के आदेश को पूरा करने के लिए आपसे इजाजत लेनी पड़ेगी, किसी और से इजाजत लेनी पड़ेगी, बार बार बताना पड़ेगा। आप इतने परेशान हैं, मुझे लगता है समाजवादी पार्टी इतना परेशान है हार से कि उस हार का ठिकरा कैसे फोड़े, किस चीज पे फोड़े कि ये जनता को ही वहां पर अपने कानून को भी खत्म कर दिया, कोर्ट के आदेश को भी खत्म करना चाहते हैं, भाईचारे को भी खत्म करना चाहते हैं। लेकिन मैं एक बात बता दूं, अब मुसलमान भाई ये बात जान चुके हैं कि ये पार्टी सिर्फ उनका नाम लेकर के वोट बटाना चाहती है, उनके लिए काम कुछ नहीं करना चाहती। काम तो आज की केंद्र सरकार, मोदी सरकार, एनडीए सरकार ने जो काम किए हैं उनका लाभ आप देखिए। एक ऐसा कानून जो आज से वर्षों पहले हो जाना चाहिए था, जो बहुत पहले मोदी जी ने अब किया था कि मुस्लिम महिलाओं को तलाक वाला, 3 तलाक वाला कानून, उसके बाद आज जितनी भी चीजें जो कोर्ट के थ्रू हो रही हैं, कानून के थ्रू हो रही हैं, न्यायालय के थ्रू हो रही हैं, वो भी गलत है। जब नहीं वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये सही बातें तो उनको सुननी नहीं है ना। अरे आप क्या किसको सुना रही हैं? निशा जी नहीं सुनेंगे वो ये बातें। आदिल हसन एक मिनट रुकिए, आदिल हसन मुझे ब्रेक पर जाना है, लेकिन आदिल हसन जी वो वैसी एक बात पूरी करूं, पहले बताइए, जहां ये जीत जाते हैं वहां कोई मशीन खराब नहीं, कोई हाउला नहीं, कोई जाति धर्म नहीं, कोई इनके साथ कुछ नहीं। लेकिन जहां ये हारते हैं, क्योंकि ये उपचुनाव में इतनी हार बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए इन्होंने ऐसा प्रोपेगेंडा रचा जहां पर 2 बार सर्वे हो गया, तीसरी बार टीम जा रही है। तो तब क्यों हुआ ये चुनाव के बाद ऐसा क्यों हुआ, क्यों किया? क्योंकि अपनी हार का ठिकाना कहीं तो ठीक है फोड़ना था इनको, ठीक है, कोई तो हाउला करना ही था। अरे भाई हजम करना चाहिए, कोई 5 लोग की लाश, 5 लोग की मौत हो गई मैडम। राम मंदिर के पक्ष में आदिल हसन जी अब ठीक है। निशा जी एक मिनट रुकिए, मुझे ब्रेक लेना है, लेकिन 1 मिनट रुकिए निशा जी 1 मिनट बर्दाश्त करना चाहिए। ओके बर्दाश्त करने की ताकत के लिए थोड़ा योगा करना पड़ता है, वो नहीं करते हैं। लेकिन सुनिए मैम, हम नहीं करते हैं। अब आप क्या करते हैं वो दिख रहा है मुझे, लेकिन सुनिए अब आदिल हसन जी, राम मंदिर पर वर्डिक्ट आता है, तो ओवैसी का बयान क्या आता है? ओवैसी साहब का बयान क्या आता है कि अब देश में यही होगा, आपकी सारी मस्जिदों को खोद कर देखा जाएगा और इसी तरह से कुछ निकलने वाला है। इसको भड़काऊ बयान कहेंगे या नहीं कहेंगे? 5 बार के एमपी ओवैसी साहब, क्या इसको भड़काऊ बयान
कहेंगे या नहीं कि अब आपकी सारी मस्जिदों पर यही होने वाला है? ये भड़काऊ बयान है या नहीं? ये किस लिए कहा जाता है? मोदी बोलती है टीवी पर, एक मत बोलने का। मोदी बोलती है, ओवैसी साहब बोलिए, ओवैसी जी बोलिए। आप जर्नलिस्ट है, बीजेपी के प्रवक्ता मत बनिए रीमा जी। श्री 1008 ओवैसी साहब ने जो ये भड़काऊ बयान दिया, क्या ये सही था? क्या भड़काऊ बयान दिया? कि राम मंदिर पर वर्डिक्ट आने के बाद अब आपकी सारी मस्जिदों पर इसी तरह का हथकंडा चलेगा, इसी तरह से आपकी सारी मस्जिदों पर गाज गिरेगी। ये क्यों बोला गया था? इसको भड़काना कहेंगे या नहीं कहेंगे? आदिल हसन जी, पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस आदिल हसन जी, मैम पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुना है? ओवैसी साहब ने क्या क्या, और आरएलडी की प्रवक्ता, क्या आरएलडी की प्रवक्ता जो नसीहत दे रही है, जयंत चौधरी चवन्नी अठन्नी कौन कर रहे थे? 2022 में वही अखिलेश के रथ पर जीतते, वही अखिलेश यादव के चलते राज्यसभा गए, जिनको वही अखिलेश यादव का एहसान है जो राज्यसभा गए। चवन्नी अठन्नी कौन कर रहा? किसको पुलिस मारी थी बागपत में? जयंत चौधरी को जो लाठी मारी थी, भूल गए क्या? लाठी से तो धो दिया था जयंत चौधरी को। चवन्नी अठन्नी कौन कर रहा था? जयंत चौधरी कर रहे थे उस वक्त। नहीं, जयंत चौधरी के मुंह में बोली। देश की सबसे लोकप्रिय पार्टी, एक मिनट मुझे ब्रेक लेना है, लेकिन ठीक है, अब सुनिए, आलोक जी का रुख करना है और अजय वर्मा बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। अरे भाई ठीक है आदिल जी, आप पहले तो आप शीशा देखिए, आईना देखिए, इस चीज को समझिए कि कहना क्या चाह रहे हैं। देश की सबसे लोकप्रिय पार्टी, देश के सबसे ज्यादा विधायकों और सांसदों वाली पार्टी AIMIM के प्रवक्ता आदिल हसन जी को शायद कई बातें बुरी लग रही हैं, क्योंकि वो देश की सबसे विश्व की आप ही के रहमो करम से बीजेपी बनी है, आप ही के रहमो करम से आरएलडी बनी है, आप ही के रहमो करम से कांग्रेस बनी है, आप ही के रहमो करम से समाजवादी पार्टी बनी है। आप देश की और विश्व की सबसे बड़ी और लोकप्रिय पार्टी है। मैं समझ गई, इसीलिए कोई भी आपके बीच में बोलेगा वो तो बहुत छोटा हो जाएगा ना, क्योंकि आप सबसे लोकप्रिय हैं, आप सबसे लोकप्रिय पार्टी हैं। आलोक अवस्थी जी जवाब दीजिए, फिर ब्रेक लेकर अजय वर्मा। आलोक अवस्थी, ओके। देखिए रीमा जी, थोड़ा डिबेट कंट्रोल में है। आदिल हसन जी व्यक्तिगत हमला कर रहे हैं। ठीक है। अगर तथ्य हो सच्चाई बोल रहा हूं मैं। आदिल हसन जी हर बार आप बोलेंगे नहीं, ये जरूरी। अठन्नी की बात की थी, जयंत चौधरी को बागपत में पुलिस ने मारा था। अपने आप को बेचकर केंद्र में लेकर मंत्री बने हैं। समझ में आया आदिल हसन? जयंत चौधरी को मारा था बागपत में पुलिस। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है, सब लोग इकट्ठा बोल रहे हैं। आदिल हसन जी को म्यूट कीजिए भाई, कितना बोलेंगे वो? भाई ये देखिए रीमा जी, डिबेट को कंट्रोल करिए। कोई भी आदमी आकर के 55 और 5 पैसे की जो बात कर रहा है, अच्छी बात नहीं है। जिस आदमी के पास या जिस नेता के पास तथ्य नहीं होते हैं, वही शोर मचाता है और दूसरों पर व्यक्तिगत हमले करता है, चैनल पर भी व्यक्तिगत हमले करता है, एंकर पर व्यक्तिगत हमले करता है। आपके पास कोई तथ्य हो तो अपनी बात तो कहिए। आप अपनी पार्टी की तरफ से क्या कहना चाहते हैं, जनता को मालूम तो पड़े। आप तो औकात नाप रहे सबकी। आप जो है एंकर को आईना दिखा रहे हैं, आप एंकर को कह रहे हैं कि जो है तुम जो है मतलब तनख्वाह किस बात के लिए, और ये आप इस बात के लिए डिबेट करने आए कि आप AIMIM का पक्ष रखने यहाँ पे आए। मेरा स्पष्ट रूप से कहना है कि 2000 ये जो अभी उपचुनाव हुआ है उत्तर प्रदेश का, यह किसी को हजम नहीं हो पा रहा। महाराष्ट्र की जो अभूतपूर्व जीत हुई है देश के अंदर, ये हजम नहीं हो पा रही है। हरियाणा की जो अभूतपूर्व जीत हुई है, इनको हजम नहीं हो पा रही है, क्योंकि लगातार जो है झूठ का इन्होंने आडंबर बढ़ाया था। एक आरक्षण खत्म हो जाएगा, जिस तरीके से मुसलमानों को भड़काया था, काटने और बांटने की बात करने वाले आज अलग थलग पड़ गए हैं। आज देश एक है तो सेफ है की नीति पर चल रहा है, इसलिए आग लगी है, मिर्ची लगी हुई है। समाजवादी पार्टी हो या AIMIM के प्रवक्ता आप जिसने भाषा बोल रहे हैं, ये घोर आपत्तिजनक है। इस तरह की भाषा का समाज में कोई स्थान नहीं है। भुवन भास्कर जी और अजय वर्मा जी, मैं आपका रुख करूंगी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के फौरन बाद आते हैं और मैं अजय वर्मा जी से शुरुआत करूंगी। छोटा सा ब्रेक। बढ़िया है, क्यों है? प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। छोटे थे तो माँ प्यार से मूर्ख बुलाती थी, मूर्खानंद, और ये तो सच में मूर्ख समझते हैं। कस्टम डिपार्टमेंट वाले बन के कॉल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपके पार्सल से ड्रग्स पकड़ा गया। सब समझते हैं, पहले डराएंगे, फिर कहेंगे पैसे ट्रांसफर करो।
अब प्यार से चाहे जो बुला लो, ये मैंने हटवाई तो थी मैं बहुत पहले। मूर्ख नहीं हूं, याद रहे। यूपीआई सेफ है। यदि आपको भी कोई इस तरह डराना चाहे तो उसे कहो मैं मूर्ख नहीं हूं। चलिए अजय वर्मा जी का मैं रुख करती हूँ। अजय वर्मा जी, बहुत ज़्यादा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा इस वक्त दुख में है ये सब देखकर संभल की घटना पे, लेकिन सिर्फ एक छोटा सा सवाल है कि जब बांग्लादेश के हिंदुओं की घटना, वहाँ पर हिंदुओं के साथ अत्याचार ये बीजेपी उठाती है, तब एक ट्वीट, एक बयान सामने नहीं आता कांग्रेस पार्टी की तरफ से, ऑफिशियल बयान। दूसरी तरफ जब बहराइच में एक मिश्रा की मौत होती है, उसके साथ बर्बरता होती है, तब एक ट्वीट सामने नहीं आता, कोई वहाँ पर नहीं जाकर आंसू एक दिखा दे कि भाई हम भी बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। कांग्रेस पार्टी को ये घटना ही बड़ी लग रही है, मतलब इसमें भी हिंदू मुसलमान दिख गया ना राहुल गांधी को। रीमा जी, ये डीडी न्यूज बांग्लादेश का चैनल है या हिंदुस्तान का चैनल है? ये हिंदुस्तान का चैनल है। हिंदुस्तान के हिंदुओं का चैनल है, मुसलमानों का चैनल है, सिख ईसाई सारे धर्मों का चैनल है, इसलिए हिंदुओं पर अत्याचार होंगे तो वो भी हम बात बांग्लादेश की बात ना करें तो पहले अपने घर को जो जल रहा है उसे बचा ले। बांग्लादेश में कोई हिंदू मर रहा है, वहाँ जो एजेंडा है उस पर बाद में बात कर ले, पहले इस पे कर ले। अच्छा, राहुल गांधी भारत की फिलिस्तीन की बात भी नहीं होनी चाहिए फिर। राहुल गांधी फिलिस्तीन की बात भी नहीं होनी चाहिए। राहुल गांधी भारत की संसद के सांसद है, प्रियंका गांधी भारत की संसद की सांसद है। वो मोदी जी की तरह विश्वगुरु नहीं है। वो अफगानिस्तान और वायनाड और पाकिस्तान को नहीं उठाते, वो देश के मुद्दों से और मुद्दों की बात करते हैं। फिलिस्तीन हमारे देश का हिस्सा है क्या? देखिए, विपक्ष का काम तो संसार की, फिलिस्तीन हमारे देश का हिस्सा है क्या? अजय वर्मा जी, कब हुआ शामिल भारत में फिलिस्तीन? विपक्ष का काम तो सवाल उठाएगा, जवाब तो देना ही पड़ेगा सरकार को। आप सरकार को ही हैं, आप तो विपक्ष में है ना, तो जवाब दीजिए। देखिए, एक पेड़ में आग लग रही थी। फिलिस्तीन कब से भारत का हिस्सा हो गया? रीमा जी, एक पेड़ में आग लग रही थी और उस आग में जब लगा तो उसमें पक्षी जितने रह रहे थे सब पक्षी थे। इसका उदाहरण समझ लीजिए, 10 सेकंड में ख़त्म कर रहा हूँ। तो उसमें एक चिड़िया भी पानी डाल डाल के बुझा रही थी। लोगों ने कहा, अरे चिड़िया तू जल जाएगी, तू क्यों पानी डाल रही है? तेरे पानी डालने से कोई पेड़ की, इस विशाल पेड़ की आग बुझ रही है? बोले नहीं, मेरे पेड़ के डालने से आग बुझे या ना बुझे, लेकिन जब इतिहास में नाम दर्ज होगा कि इस आग को बुझाने में चिड़िया का नाम भी बुझाने में था, उसने कौवे से कहा और कौवा उड़ के भाग गया। तो रीमा जी, इस देश के मुद्दों को उठाने में अगर कहीं नाम आएगा तो इन सब का नाम आएगा। और आपका नाम पता है किस में आएगा? उसी में आएगा, भागने वालों में। मुद्दों पे उठाने वालों में नहीं आएगा आपका। सही में? आप सुन लीजिए। तो वो चिड़िया की कहानी तो मैं देश को सुनाना चाह रहा हूं। चिड़िया की कहानी मैं भी सुनाती हूँ। चिड़िया जो थी ना, वो अपने देश में तो आग में पानी डालने का काम करती थी, लेकिन जब अमेरिका जाती थी तो हमारे देश में आग लगाने का काम करती थी। उसमें वो चिड़िया जो थी ना, वो चिड़िया बांग्लादेश पर तो कुछ नहीं बोलती थी, लेकिन फिलिस्तीन में आग बुझाने का काम करती थी। उसे बीजा ही नहीं था पाकिस्तान से, उसे बीजा ही नहीं मिला। कौन थी? उसे वीजा ही नहीं मिला। वो चिड़िया अमेरिका का वीजा ही नहीं मिला। नहीं मिला। हाँ, तो बिना वीजा के चले जाते, बिना वीजा के तो फिर अरेस्ट, फिर होता कि घुसपैठिए घुस रहे हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये है, आप सीरियस होकर संभल के मुद्दों पर आप आइए। सबसे पहली बात तो बाबा की सरकार है, लोकप्रिय सरकार है। उन्होंने कहा था चिड़िया का बच्चा भी कुछ नहीं कर सकता, सरकार की फेलियरिटी है। आखिर 23 तारीख को जब काउंटिंग थी, सारी सिक्योरिटी थी, सारा सिक्योरिटी चेकअप था, तो ये इंटेलिजेंस फेलियर कैसे ही? तो और एक नियम कानून बना था उत्तर प्रदेश सरकार का, यदि कहीं भी कोई दंगा होता है तो सबसे पहले उसके लिए जिम्मेदार कलेक्टर एसएसपी होते हैं, उनको सस्पेंड करना आवश्यक है। ये एक लॉ है, उसे पढ़ लीजिए। ये नियम पास हुआ था उत्तर प्रदेश सरकार में। एक सेकंड, मुझे बहुत सारा टाइम नहीं दिया आपने, टाइम दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो जांच करके कि दंगा हुआ तो कैसे, बाबा की फेलियरिटी, इंटेलिजेंस फेलियरिटी है। दंगाई सब ऐसी घटना होना और किसी की मृत्यु होना वो बहुत दुखद है। हम उसके लिए दुख प्रकट करते हैं, देश को दुख प्रकट करना चाहिए। कहीं भी मरे, भारत के नागरिक हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध पारसी को भारत का संविधान रहने के लिए था। भाजपा की तरह एजेंडा चलाने के लिए नहीं है कि हिंदू मुस्लिम का एजेंडा चलाइए और चुनाव के मद्देनजर इस देश में सोशल फैब्रिक खत्म करिए। तो कलेक्टर और डीएम को सबसे पहले सस्पेंड। देखिए, और इसकी सुन लीजिए, फाइनल इसकी जांच होनी चाहिए। जांच होकर जो दोषी हैं, दोषियों के खिलाफ कार्यवाही हो। हिंदू मुस्लिम का एजेंडा ना चले, सरकार बदले की भाव से कार्यवाही ना करे, विशेष जांच होनी चाहिए। ठीक है, आलोक अवस्थी। रीमा जी, देखिए कांग्रेस का देखिए कितना दोहरा चरित्र है। कर्नाटक के अंदर कांग्रेस की सरकार रहते हुए आपको याद होगा कि उसके विधायक का घर एक उन्मादी भीड़ ने फूंक दिया था। जिस समाज को जिसने संभल दंगा किया है, वही लोग फूंकने गए थे दलित विधायक के घर को।
और कांग्रेस के इस नेता को मुंह से लग गया था। अरे ब्रिजबल रेवन्ना भी कर्नाटक से विधायक था। मित्रों, मोदी के हाथ मजबूत कीजिए। वो मास रेपिस्ट 3000 बलात्कार की सीडी उसकी हिंदुस्तान में घूम रही है वायलेट में, और आपके वीडियो चलवा रहे हैं। वो भी कर्नाटक का ही रहने वाला था। उस पर नहीं बोलेंगे आप। मास रेपिस्टों को सपोर्ट करते हैं आप। हाथ मजबूत होते हैं मोदी जी के। को क्षतिग्रस्त कर दिया एक भीड़ ने। एक नेता वहां पर मारा जाता है, क्या कहते हैं, लेबनान के अंदर शियाओं का पूरे देश भर में प्रदर्शन हो रहे होते हैं। राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा को गाजा में फिलिस्तीनों से सहानुभूति होती है, बांग्लादेश में हिंदुओं के बारे में मुंह बोलने में सिल जाता है कि दोहरा चरित्र और दोहरा रवैया। मैं यही बताना चाह रहा हूं, वोट तो आप सबका चाहते हैं, लेकिन मुस्लिम तुष्टिकरण की पराकाष्ठा में जब मुस्लिम अत्याचार करता है, जवाब दे रहे हैं आपकी बात का। टाइम इतना सारा मत दीजिए, मुझे भी टाइम दीजिए। जब दुर्गा पथराव पे पथराव होता है, जब गणेश पथराव पे पथराव होता है, तो वहां पर मुंह छिल जाता है। जब खेताराम की बाब लिंचिंग होती है, जब कमलेश तिवारी की बाब लिंचिंग होती है, जब मास्टर कन्हैया का दंड देता जाता है, तो ये चुप हो जाते हैं। तब इनको नहीं दिखता कि मुस्लिम है या हिंदू है। लेकिन कोई वारदात छोटी सी इनको मिल जाए, इनके इकोसिस्टम में फिट हो जाए, तो देखिए पूरा इकोसिस्टम चिल्लाने लगेगा कि ये क्या हो रहा है। लेकिन जहां पे मुसलमान मारने वाला होता है और हिंदू पिटने वाला होता है, कांग्रेस, समाजवादी और एआईएमआईएम का मुंह सिल जाता है। मैं यही बताना चाह रहा हूं। पहले भुवन भास्कर जी जवाब देंगे, फिर अजय वर्मा जवाब देंगे। आ रही हूं आपके पास आदिल जी। देखिए, मुझे दो का जवाब दिया, थोड़ा समझिएगा। राष्ट्रीय प्रवक्ता लोकदल की जो मैडम है निशा चौधरी, वो अभी कह रही थी कि मुस्लिम आबादी का क्षेत्र है संभल, और ये कहाँ के लोग हैं। मैडम, अगर आप संविधान पढ़िए, ये भारत देश के लोग हैं और भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश। पहला जवाब तो आपको। दूसरा, अभी भारतीय जनता पार्टी नहीं, उन्होंने कहा ना, नहीं, मैंने आदिल जी का जवाब ये दिया था। मैंने ये जवाब दिया था कि आपने कहा कि ये कैसे कह रहे हो कि वहां आबादी यही लोग थे। तो जहां आबादी जिसकी, एक बार बताइए, अगर मंदिर का कुछ हो रहा है तो कौन से ज्यादा लोग होंगे और किसको भड़काया गया होगा, कौन लोग पत्थर। और ये जांच का विषय है, ये जांच का विषय है। आप कैसे कह सकते हैं कि वहाँ हिंदू थे या मुस्लिम थे? वहाँ कोई भी थे, जो दंगाई है वो दंगाई है। ठीक है, तो दंगाइयों को भड़काने का काम किसने किया, आप पहले वो जानिए। ठीक है, भुवन भास्कर। मैंने निशा चौधरी जी का जवाब दे दिया। उन्होंने कहा था कहाँ के लोग थे, भारत देश के लोग थे, जो भारत एक धर्मनिरपेक्ष। भारत के नागरिक थे, तभी मैं बोल रही हूँ कि भारत के नागरिक को बांटिए मत। अब आलोक अवस्थी सर अभी कह रहे थे कि ये भारतीय जनता पार्टी का जो विजय बता रहे थे कि विजय कहां से हुई है, उत्साह दिख रहा था इनका। मैं आपको बताता चाहूं महाराज, पंजाब में क्या हुआ आपका, ये वायनाड में क्या हुआ, 4 लाख से आप लोग हार गए पूरी ताकत लगाने के बाद। ये क्या हुआ आपका पंजाब में गरीब भाजपा स्ट्रांग रही है। आप तो उत्तर प्रदेश का बताइए। आलोक बता रहा हूँ, आलोक सुनो, मैं आपको बता रहा हूँ। पश्चिम बंगाल का क्या हुआ आपका, वहां पर क्या हो गया आपका। झारखंड में क्या हुआ, झारखंड में मोदी मैजिक का क्या हुआ, बताइए पूरे देश को क्या हुआ। क्या ये देश के हिस्से नहीं है? अति उत्साह ठीक नहीं होता। जिस प्रकार शासन प्रशासन ने चुनाव लड़ने का काम करा, पुलिस की आड़ में आप लोगों ने चुनाव करा, देश और प्रदेश समझ रहा है और 27 में जवाब देगा इस बात का। जनता को वोट डालने नहीं दिया गया, या क्या देश और प्रदेश से छुपा हुआ है? क्या जनता को बंदूक दिखाकर वोट से रोकने का काम करा गया? क्या देश और प्रदेश इस बात को भूल जाएगा? और मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज जिस पर रीमा जी आपका भी जवाब देना मेरा कर्तव्य बनता है, जिस बात पर आपने कहा है कि ये भी देश और इतिहास में लिखा जाएगा कि किस प्रकार एक सरकार अपनी उत्तर प्रदेश के चुनावों से पूरा ध्यान भटकाने के लिए एक ऐसी परंपरा को आज उन्होंने जीवित करने का काम करा जिसमें 5 मासूमों की जान गई है। इतिहास में ये बात भी लिखा जाए। एक पॉइंट है इसी में ऐड करना चाह रही थी। जब लोकसभा के चुनाव में योगी जी की ही सरकार थी और आपकी सीटें बीजेपी से ज्यादा आई थी, तो बीजेपी ने तब दंगे क्यों नहीं भड़काए इसी बात को लेकर के? अगर आपकी बात ही को मैं सही मानूं कि रिजल्ट ऐसे आ गए कि उसके बाद सवाल नहीं खड़ा हो, इसके लिए दंगे भड़का दिए गए, तब क्यों नहीं किया था ऐसा योगी आदित्यनाथ ने? आज सरकार किसकी? सरकार उन्हीं की सरकार थी भाई। ये क्या ये आम चुनाव है क्या? उपचुनाव में मतलब आम चुनाव में जीत हार, लेकिन उपचुनाव में अगर ऐसा हो जाए तो दंगे भड़काएंगे, ऐसा भी होता है? ये लॉजिक है। आपको जवाब देता हूं, आपकी बात को मैं भागता नहीं हूं। किस प्रकार बीएलओ को जाति और धर्म से हटाया गया इस चुनाव में? क्या पूरा देश और प्रदेश उत्तर प्रदेश को नहीं देख पाया? उत्तर प्रदेश ने देखा है कि बीएलओ तक की ड्यूटी जाति के आधार पर हटाने का काम हुआ है, धर्म के आधार पर हटाने का काम हुआ है। ये भी इस देश को देख रहा है। तो क्या इन दंगों का कनेक्शन उससे है, जाति से? मैं वही पूछ रही हूँ ना, क्या इन दंगों का कनेक्शन उससे है? ये सरकार की मंशा और सरकार
के प्रशासन का फेलियर है, सरकार के इंटेलिजेंस का फेलियर है। ये बताने को काम है कि योगी सरकार में केवल हवाबाई सरकार है और ये जिस प्रकार के दंगे हुए हैं, 5 मासूमों की जान गई। मुझे आलोक जी का रुख करना है आप ही के बात पे, लेकिन आपने मेरे पहले सवाल का, क्योंकि अब शो खत्म होगा थोड़ी देर में, फिर मैं उसी सवाल पर आती हूँ सभी मेहमानों के पास। 315 बोर की गोली किसने चलाई, कहां से आई, किसके पास आई, किसने उपलब्ध कराई, ईंटें कहां से आई और वो खंजर कहां से आया? इसका जवाब दीजिए भुवन जी बस। इसका जवाब सीधा साधा है, ये सरकार के द्वारा, प्रशासन द्वारा सुनियोजित षड्यंत्र। आलोक अवस्थी जवाब दीजिए आप ही ने। ओके, इसका मतलब पुलिस ने गलत स्टोरी बनाई है, आपका ये आरोप है ना? पुलिस ने गलत स्टोरी बनाई, पुलिस ने ही ये सब उपलब्ध कराया भीड़ को। पुलिस दिखाई दे रही थी किस ठीक है। अच्छा, मैं रीमा जी जवाब दे देता हूँ। देखिए, कोर्ट के निर्णय के आधार पर वहां पे प्रशासन ने सर्वे कराने की अनुमति दी, तो भारत संविधान में फ्री है, संविधान सबसे ऊपर मानते हैं। उसी संविधान के आदेश के तहत जो है कोर्ट ने जो है अपने अधिकारों का प्रयोग करके सर्वे की अनुमति दी। तो सर्वे की अनुमति देकर के कानून सम्मत काम तो हो रहा था। वहां पर जाके धार्मिक उन्माद फैला करके सर्वे टीम पर पथराव करना, उनकी जान लेने का प्रयास करना, पुलिस के लोगों की जान लेने का प्रयास करना। गोली लगी है पुलिस के लोगों को, पता है आपको। और सर्विस बोर्ड से जो है उनकी मृत्यु नहीं हुई, जो लोग मरे हैं पब्लिक बोर्ड से हुई है, उनकी तमंचों की चली हुई गोलियों से, भीड़ के पथराव से उनकी मौत हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये रिपोर्ट आई है, तो देश तो संविधान और कानून सम्मत चलेगा। मृत्यु कैसे हुई है पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताएगी, और उसमें बताया है कि पब्लिक बोर्ड से मारा गया है, धारदार हथियारों से मारा गया है। तो पुलिस कभी धारदार हथियारों से और गोलियों से नहीं मारती है। तो जिस तरीके से आप एक आवरण फैलाना चाह रहे हैं, भ्रम फैलाना चाह रहे हैं, ये हताशा है अखिलेश यादव की। उन्होंने संभल में हिंसा को बढ़ावा दिया है, उनके सांसद और विधायकों का इसमें हाथ रहा है, पुलिस ने उनको एफआईआर लिखा है और अभी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। मुझे लगता है कि इसमें अखिलेश यादव से पूछताछ होनी चाहिए कि किस तरीके से आपने हार के बाद इस तरह का उन्माद फैलाने का बयान दिया और किस तरीके से आपके सांसदों विधायकों ने दिया है। कहीं आप कुछ मिली भगत तो नहीं है। अजय वर्मा जी के पास जाऊं, लेकिन भुवन जी, यही है वो खंजर जो पुलिसकर्मी दिखा रहे हैं, पुलिस के ऑफिसर दिखा रहे हैं। दोनों तरफ से जो आ गया है उसके भी लगेगा और जो सामने आया उसके भी लगेगा। ये खंजर है, ये खंजर लोग अपने घरों में क्यों रखते हैं वहां पर? आलोक, मैं आपकी बात का जवाब दूं। आलोक जी, इसका मतलब तो है मणिपुर पर भी एफआईआर होनी चाहिए। आपके मुख्यमंत्री जो नाकामयाब हो गया है, होनी चाहिए एफआईआर, क्योंकि मणिपुर में देश के गृह मंत्री गए, मणिपुर में देश के गृह राज्य मंत्री 25 दिन कैंप करके आए और मणिपुर में खंजर कहां से आया, खंजर क्यों आया, ये आदिल जी बता पाएंगे शायद, क्योंकि उनको मेरे सवालों से बहुत चुभन हो रही है। लेकिन एक ब्रेक लेते हैं, चलिए ब्रेक लेते हैं। अब आया असली स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाह, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ। फ्यूचर सेट है। चलिए, वक्त कम है। आदिल जी, अब सीधे आपका रुख करूंगी। ये जो खंजर दिखाया जा रहा है, क्या लोग अपने घरों में ऐसे खंजर रखते हैं? आप इस सवाल को प्लीज हिंदू, मुस्लिम और इस्लामिक से मत जोड़िएगा। सीधा सवाल है ये। मैम, मेरा सीधा सवाल है, एक ही दिन में कोर्ट में पिटीशन फाइल होता है, एक ही दिन में जजमेंट आ जाता है, मुस्लिम पक्ष को जजमेंट भी नहीं दिया जाता है। एक बार सर्वे हो गया, फिर दोबारा आप सर्वे करते हैं बिना लोकल पक्ष को, बिना मस्जिद कमेटी को बताए हुए। अगर योगी सरकार और नरेंद्र मोदी की सरकार में जरा सा भी ईमानदारी है तो हाई कोर्ट के सिटिंग जज से, हाई कोर्ट के सिटिंग जज या सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से पूरा जांच करा दे और SP DM को तत्काल सस्पेंड करके 302 का मुकदमा होना चाहिए। वो SP और DM दोधारी खंजर कहां से आया? नागपुर के इशारे पे काम कर रहे हैं। 315 बोर की गोली किसने चलाई? वहां का जिला प्रशासन। दोधारी खंजर लोग अपने घरों में क्यों रख रहे थे वहां पर?
वो आईजी दो धारी खंजर किन लोगों ने अपने घरों में रखा जो घर छोड़कर भाग गए हैं फिलहाल घरों पे ताला लगाकर? कौन थे वो लोग? पुलिस बर्बरता है। अगर योगी सरकार में हिम्मत है 315 बोर की गोलियां क्यों रखी गई घरों में दबाकर? 315 बोर की पिस्टल क्या किया? नहीं बताएंगे? सिटिंग जज से जांच कराए। नहीं बताएंगे खंजर? योगी सरकार का क्या? खंजर अजय जी आप ही बता दीजिए, खंजर कहाँ से आते हैं? खंजर क्यों रखते हैं लोग वहां पर अपने घरों में? ईंटें क्यों छतों पर छुपा छुपा कर रखते हैं? किस चीज का अंदेशा होता है उन्हें? ओके ओके अजय, अगर नरेंद्र मोदी की सरकार में हिम्मत है तो सिटिंग जज से सुप्रीम कोर्ट की जांच कराए। इनको पता चल जाएगा 5 मासूम को मारा है लोगों ने। टैक्स पेयर्स ये सवाल पूछ रहे हैं आपसे। 5 मासूम का कत्ल देश के टैक्स पेयर्स का सवाल है ये। इंसाफ होगा। अरे भाई आप टैक्स पेयर्स की नहीं सुन रहे आप। ऊपर वाले की लाठी बेमोल है और जिसने भी किया है किसी दुनिया में उसे अजय वर्मा जी टैक्स पेयर्स का सवाल का जवाब दीजिए। मासूम को ओके 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 वक्त नहीं है आदिल जी, ये हो गया बस आपका। चलिए देखिए रीमा, सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जज से जांच होनी चाहिए। देखिए रीमा, मैं कह रहा हूँ इस देश में, ये भारत 145 करोड़ की आबादी का देश है। 26 करोड़ हिंदुस्तान उत्तर प्रदेश में रहते हैं। तो खंजर रखेंगे? और 50 कंट्रियों से बड़ा ये प्रदेश है। यहाँ रोटी पानी रोजगार व्यापार नौकरी की बातें नहीं। खंजर क्यों घर में रखे बाबा हुए से थे? ये कहिए कि इन बातों को करें, आपकी ज्यादा मानते हैं। ये हुए हिंदू थे? मुस्लिम का एजेंडा है। मंदिर मस्जिद बंद कर दें। इस देश की सोशल फैब्रिक खत्म हो रही है। भास्कर जोशी जी को बात करनी है, इस देश की सोशल फैब्रिक मत खत्म करिए। हमारा ये आपसे अनुरोध है देश के इस चैनल से। अपने घरों में क्यों रखी जा रही है? भारतवासी जागिए, प्रशासन ने रखवाया। भारतवासी जागिए। इस देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध पारसी का जो भाईचारा है उस भाईचारे को बनाए रखिए। एजेंडा और वोट और सरकार आती रहती है जाती रहती है। हिटलर भी आया था। वो हमारा फर्ज है देश की जनता से जुड़े हर वो सवाल को उठाना और उन लोगों उन नुमाइंदों के सामने उठाना जिनसे जवाब बनता है। लेकिन यहां पर तो सोची समझे सवालों के जवाब देने हैं, सोचे समझे जवाब एकदम रट करके आने होते हैं, उस पर जवाब देने होते हैं। अब बेसिक सवाल जो 4 मैंने उठाए आज, उसका कोई जवाब नहीं है। आखिर घरों में खंजर क्यों रखे जा रहे थे? आखिर 2 धारी तलवारें क्यों रखी जा रही थी? आखिर हर घर पर इतनी ईंटें महिलाएं क्यों फेंक रही थी कि आखिरकार अब उनको पुलिस से भागकर बचकर जाना पड़ा? क्योंकि पुलिस तो अब धरपकड़ कर रही है ना, पुलिस किसी को नहीं छोड़ेगी। और जिन पुलिसकर्मियों, मासूम पुलिसकर्मियों जो अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, उनको फ्रैक्चर किया, उनके ऊपर गोलियां चलाई, उनको अस्पताल तक पहुंचाया, उसकी जवाबदेही किस पार्टी की है भाई? कोई जवाब देगा? नहीं देगा। चलिए 5 की पंचायत में आज इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।